नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 46वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यालय में कई ऐतिहासिक निर्णय लिया है और अब यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं दी और आपातकाल के दौरान जेल गए 4 कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। अच्छा संयोग है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और साथ में रामनवमी का पर्व भी है। और ये रामनवमी का दूसरा पर्व दूसरी बार ऐसा आया है जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में, अपने मंदिर में रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी एक यात्रा थी और उसका संकल्प था कि अयोध्या में भगवान राम जहाँ पैदा हुए वहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बना। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज ही रामनवमी है और सौभाग्य की बात देखिए, आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में, उनका आज भगवान सूर्य किरणों से तिलक हुआ है। तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। और हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा लहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बना है, ऐसे प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उसी ओर में कमल का झंडा फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा में कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद की नियुक्ति लंबित है। बीकेटीसी के अधीन बद्रीनाथ केदारनाथ समेत 47 मंदिरों की पूजा पाठ, दर्शन और प्रसाद व्यवस्था होती है, जो यात्रा के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि कई पद खाली हैं, जिनकी जल्द ही सरकार द्वारा नियुक्ति भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर विचार करते हुए जल्द ही अध्यक्ष की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्व अभी शेष हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शेष है, वन विकास निगम में भी शेष है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम भी शेष हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देने को बची हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, सभी से परामर्श कर रहे हैं और जल्दी ही उन जिम्मेदारियों पर भी हम कार्यकर्ताओं को मनोनीत करेंगे। वही 4 धाम यात्रा को हरित बनाने के लिए नई तैयारियां की गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख योगदान रहेगा। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने यह बताया है कि यात्रा रूटों पर 36 चार्जिंग पॉइंट तैयार किए गए, जहां फास्ट चार्जिंग गन से 45 से 60 मिनट में गाड़ियां रिचार्ज हो सकेंगी। इसके अलावा यात्रा के दौरान सफाई बनाए रखने के लिए भी सभी जो निजी वाहन है उसमें डस्टबिन अनिवार्य है। अधिकारियों का अनुमान है कि इस बार 20 से 30% ई वाहन यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आएँ और जो दूसरे व्हीकल आएँ उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना।
जहाँ तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है उनका जो अनुमान है उसके अनुसार 1,30,000 प्राइवेट वाहन आए थे और उनके द्वारा पूरे चारधाम यात्रा पर चले, उससे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण हुआ। इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए, जो आम लोग लेकर आए। उनको चार्जिंग करने के लिए हमारे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। वही पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मदन कुमार ने एक बार फिर से जिला पंचायत और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत और ठेकेदार द्वारा ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक सवारियां ले जा रहे वाहनों को रोका जा रहा, साथ ही वसूली भी की जा रही। इसके अलावा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही। बीते शुक्रवार को अध्यक्ष मदन कुमार ने चंपावत पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भेजकर ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक वाहनों के संचालन में कोई भी रुकावट न डालने की मांग की थी। उन्होंने चौकी प्रभारी से भी इस संबंध में निर्देश देने की अपील किया था। कागजों में कंप्लीट है ना? तो मैंने कहा क्यों नहीं जाने दी जा रही है मेरी गाड़ी? बोले नहीं तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी, मेरी गाड़ी यहाँ पे 1 घंटे से खाली खड़ी कर रखी है और भरू भी सवारी उतार दी है इन लोगों ने। किनके द्वारा उतारा गया है? ये कोई पता नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं करके कि मैं जिला पंचायत से अथॉरिटी लेके आया हूँ, ये आप हमारे यहाँ के दीवान जी यहाँ पे ड्यूटी में जो पोस्टिंग, ये कह रहे हैं करके कि आपकी गाड़ी का नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आपकी गाड़ी आप बाहर ले जाओ। हाँ अरे नहीं तो खाली क्यों चल रही हैं गाड़ियाँ? ये यहाँ से टनकपुर से। वो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशिष्ट महत्व रखने वाली केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई 2025 से शुरू होने जा रही। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर की तैयारियां भी की जा रही। जहां यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने के लिए संस्कृति और भाषा विभाग के सचिव और केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जो विभिन्न स्थल है उसका स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ मंदिर परिसर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मंदिर के चारों ओर चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी जायजा लिया। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियां होती हैं, आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं, ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो। उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं यात्रा को। उत्तराखंड के गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फैसला किया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने यह बताया है कि यात्रा के पीक समय में किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। शासन ने सभी राज्यों को निर्देशित किया कि जो वीआईपी हैं उनको श्रद्धालुओं की तरह समान सुरक्षा और व्यवस्थाएं प्रदान किया जाए। इस निर्णय से यात्रा की शुरुआत में वीआईपी दर्शन पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहाँ पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा। वही नैनीताल पालिका ने पर्यटकों को महंगाई का झटका देते हुए वाहन एंट्री और पार्किंग शुल्क में वृद्धि की। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए एंट्री शुल्क 300 रुपये होगा, जबकि स्थानीय लोगों के लिए यह शुल्क जो है वो 200 रुपये रहेगा। पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया, जिससे कि वाहन मालिकों को प्रतिदिन 500 रुपये पार्किंग शुल्क देना होगा, जबकि बाइक के लिए यह शुल्क 100 रुपये होगा।
पालिका ने शहर में 36 कैमरे लगाने की भी योजना बनाई है। उसमें संशोधन के लिए कार्रवाई की गई है। जो टोल से संबंधित बायलॉज हैं हमारे 1917 से हैं, तो उसका हमने रेट बढ़ाया है। टोल पे बाहर से आने वाले वाहनों पर 300 रुपये और लोकल पर 200 रुपये रहेगा। और उसके अलावा पार्किंग के रेट भी सुधारे गए हैं। पार्किंग में 500 रुपये सभी वाहनों के लिए लगेंगे। लोकल्स को जो है अशोक पार्किंग है हमारी, उसमें 25 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लोकल 4 व्हीलर लगा सकते हैं। कैमरे का हमने सर्वे किया है, लगभग 36 कैमरे लगने हैं और QR कोड सभी जगह पर लगेगा और ऑनलाइन पेमेंट होगा। इस संबंध में हमने बैंकों से भी बात की है, तो उनके माध्यम से हमको कुछ मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हम QR कोड की व्यवस्था भी होगी। नकद भुगतान करने वाले के लिए हमारा इसमें 100 रुपये की पेनल्टी अधिक लगेगी, तो कैशलेस को बढ़ावा दिए जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। बाइक्स के लिए हमने बनाया कि 1300 रुपये का पास बनेगा, जो और जिसके माध्यम से उनको पार्किंग और टोल से एंट्री मिल सकेगी। वही हरिद्वार में अपर सचिव ऊर्जा और माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु ने जहां हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, जल आपूर्ति योजनाओं और विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों से मुलाकात की और उनकी कविताएं और अभिनय को सराहा भी। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज बहादुराबाद ब्लॉक में कई आंगनबाड़ी सेंटर्स का निरीक्षण किया गया, फिर उसके बाद स्कूल्स का भी किया गया और अभी ये CSC की बिल्डिंग जो बन गई है उसका भी निरीक्षण किया गया। एक हमने मत्स्य विभाग का RAS सेंटर भी विजिट किया, फिशरीज डिपार्टमेंट का। तो बहुत सारे निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया यहाँ पे। और जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ MDM भी हमने चेक किया, तो MDM की क्वालिटी वगैरह ठीक पाई गई। मुझे ऐसा लगा कि लर्निंग आउटकम थोड़ा बच्चों का कम है, तो उस पर फोकस करने के लिए टीचर्स को निर्देश दिया गया। और एक आंगनबाड़ी सेंटर में कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि THR उनको समय से नहीं मिल रहा है, तो उसमें CDO साहिबा मेरे साथ हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है कि वो इसको अपने स्तर पे दिखवा लें और समस्या का समाधान कर लें। वही हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को धामी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाए गए इस धार्मिक स्थल पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया और साथ ही साथ मीडिया को मौके से दूर रखा गया ताकि किसी प्रकार की कोई अराजकता न हो। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अवैध कब्जों को अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो उत्तराखंड में अब वायु प्रदूषण की सटीक निगरानी और नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा। राज्य का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जल्द ही रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करेगा, जो सभी जिलों में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने में मदद करेगा। अब तक राज्य के 3 प्रमुख शहरों जिनमें देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की एयर क्वालिटी को ही मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन नए सिस्टम के बाद हर जिले की वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे राज्य भर में वायु प्रदूषण को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। वो उत्तराखंड के SP सिटी पंकज गोरला ने जहां कोतवाली रानीपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की सफाई, कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, बैरक, महिला हेल्प डेस्क और CCTV कैमरों की व्यवस्था की जांच की है। इसके साथ ही असलाह और आपदा जो उपकरण है उसका भी भौतिक निरीक्षण किया और कर्मचारियों से इसको लेकर की जानकारी लिया। SP गोरला ने शस्त्र अभ्यास भी किया और अभिलेखों तथा सरकारी संपत्ति की GP लिस्ट का मिलान किया। वही खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया कि विद्यालय कॉपी, किताबें, बैग और ड्रेस के लिए अपनी दुकानें निर्धारित कर अभिभावकों से अधिक मूल्य में सामान बेच रहे हैं। इस मामले में SDM रविंद्र सिंह बिष्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं और दोषी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की शिकायत है कि जो कुछ स्कूल यहाँ पर निजी स्कूल हैं जो कि पर्टिकुलर दुकान से ही किताबें खरीदने के लिए या कॉपियाँ खरीदने के लिए इनको पेरेंट्स को फोर्स करें, जो कि सरासर गलत है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करूँगा इन सब चीज़ की जाँच किया और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये कि
इस सत्र में जो भी नए विद्यार्थी जो भी नए प्रवेश लिए हैं और प्राइमरी ये जो प्राइवेट विद्यालय जितने निजी विद्यालय हैं, इन लोगों की अपनी मनमानी चल रही है। इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी कॉपियों में कलर कोडिंग कर रखी है। उसके बाद जिस दुकानों को इन्होंने तय कर रखा है उन्हीं दुकानों से लेना है। अगर उनके यहाँ से बच्चों के गार्जियंस ने अगर कोई पैकेज बनवा लिया कॉपी किताबों का और उन्होंने अगर एक लंच बॉक्स नहीं लिया तो वो पूरी की पूरी कॉपी किताबें वापस कर ले रहे हैं। ये उनकी अपनी मनमानी है। फिर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कलर कोडिंग कर रखी है उसके हिसाब से मैं तो ये जानना चाहूँगा। और इसी मामले को लेकर आज हमने जिलाधिकारी जी को SDM साहब के माध्यम से भिजवाने की भी कोशिश की है कि इस मैटर को अपने संज्ञान में लेते हुए उन सभी विद्यालयों के प्रति वो जो शिक्षा सत्र के अनुसार जो कार्यवाही होती है वो उनको करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा ड्रेस में भी वही है। इनकी अपनी दुकानें निश्चित हैं, वहीं पर उनकी किताबें भी मिलती हैं और उन्हीं लोगों से संपर्क करते हैं तो उनकी ड्रेस भी मिलती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे जीवंत त्योहारों में से एक है। नवरात्रियों का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में किया गया है। भागवत पुराण में यह कहा गया कि देवी पूजा का यह त्योहार साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि शामिल है। नवरात्र चूंकि जो अब समापन की ओर है, ऐसे में हम आपको कुछ खास जगहों पर चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर वहां पे नवरात्रि किस तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। नव जिसका अर्थ है 9 और रात्रि जिसका अर्थ है रात। ये 9 रातें दिव्य स्त्री ऊर्जा की पूजा के लिए समर्पित होती हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व धार्मिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है और हम आपको अपने इस छोटे से समय में इस सांस्कृतिक विविधता को दिखाने जा रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में ये त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जिसमें हर दिन जगत जननी माँ दुर्गा के अलग अलग दिव्य स्वरूप की पूजा होती है। इन 9 दिनों में जगत जननी माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंध माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी के साथ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये चैत्र नवरात्रि अब समापन की ओर है। चूँकि ऐसे में हम आपको तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी यानी कि काशी नगरी की हैं, जहां मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा की पूजा की गई। देवी मंगला गौरी का मंदिर पंचगंगा घाट क्षेत्र में स्थित है। माता अन्नपूर्णा का मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है और दोनों ही मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही देवी भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ देखा जा रहा है। मान्यता है कि देवी महागौरी की कृपा से धन संपदा, सौंदर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महागौरी सृष्टि का आधार होने के साथ ही अक्षत सुहाग की प्रतीक हैं। ऐसे में सिद्धिदात्री स्वरूप भी सृष्टि का आधार है। इसलिए सुबह से ही भक्तों का सैलाब माता के दर्शनों के लिए देखा जा रहा है, जो अपनी अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। यहाँ हर रोज माता का श्रृंगार किया जाता है। मंगला गौरी मंदिर के महंत नारायण गुरु की माने तो यहाँ मंगला गौरी माता का मंदिर भगवान सूर्य द्वारा स्थापित किया गया था। माता महागौरी सुहाग और मंगल कामना की प्रधान देवी हैं। और अब ये तस्वीरें प्रयागराज की, जहां चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का पूजन अर्चन चल रहा था। कई मंदिरों में अष्टमी पर होने वाले आयोजनों में भी वो सम्मिलित होते देखे जा रहे हैं और ऐसे में उनकी अगाध श्रद्धा का वातावरण प्रयागराज को गुलजार कर रहा है। जिक्र शक्तिपीठ आलोप शंकरी का करते हैं, जहां पर देवी मां को सामग्री अर्पित की जाने की ये तस्वीरें हैं। आलोप शंकरी इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी मां की कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। यहाँ मां झूले में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी का अग्रभाग यानी कि पैर के पंजे गिरे थे उस वक्त जब भगवान शंकर सती का विक्षिप्त शरीर लेकर घूम रहे थे और तभी जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे उन अंगों के पास शक्तिपीठ आज विराजमान है। ऐसे में आलोप शंकरी भी ऐसा ही शक्तिपीठ है। ये प्रयागराज में शक्तिपीठ है। प्रयागे ललिता देवी आलोप शंकरी शक्तिपीठ है। सती के जो अंग गिरे थे, यहाँ पे कहते हैं कि माता का अग्रभाग, ये जो पंजा होता है, अग्रभाग गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर महत्व है। यहाँ बराबर लोग भक्तों की आज तांता लगा रहेगा पूरा दिन। महालक्ष्मी के रूप पूजा करते हैं।
अपार भीड़ जनसमूह लगा हुआ है और भव्य जो है लोग माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मूर्ति नहीं है, यहाँ पे अंग गिरने के बाद अदृश्य हो जाने की वजह से इसी में कुंड में कहते समा गया था, तो कुंड को ही प्रधानता देते हैं यहाँ पर। कुंड के रूप में ही ये जो पालना है, इसी में मैया झूलती रहती हैं। श्रद्धालु सिर्फ एक पालने की पूजा करते हैं यहाँ। इस मंदिर में आस्था का रेला उमड़ा हुआ देख सकते हैं। साथ में गूंजते जयकारे मां भगवती के दर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को दर्शाती हैं। मां दुर्गा के नवरात्रि के दिनों में हमने पूरे नवरात्रों में माता की पूजा की। आज दुर्गा अष्टमी के दिन हमने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के बाद हमने माता से मनोकामना मांगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। माता अपने भक्तों की विनती सुनती है, माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज हमने भी माता कन्या को भोजन कराने के द्वारा हमारे द्वारा कराया गया, हमने भी माता से मनोकामना मांगी है कि माता हमारी सबकी इच्छाएं पूरी करे और देश में खुशहाली हो। सभी भक्तों की माता विनती सुने। अब आपको लिए चलेंगे हरिद्वार, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बन रहा है। सिद्धपीठों और घाटों पर भक्तों का तांता दिख रहा है। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सिद्धपीठों, मंदिरों, आश्रमों और घाटों पर भक्तों के सैलाब की ये तस्वीरें गवाह हैं। ये हर की पैड़ी से लेकर नगर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर कितनी धूमधाम से चल रहा है। शहर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय दिख रहा है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर की पैड़ी, मंदिर परिसर, प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यहाँ घरों में कन्या पूजन और भंडारों का आयोजन भी हुआ है। श्रद्धालु देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ छोटी छोटी कन्याओं को जिवा रहे हैं। उनके देवी स्वरूप उन्हें मानकर उनके पैर धो रहे हैं और उन्हें भोज और उपहार देकर विदा कर रहे हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्याओं को भोजन करवाना और उन्हें दान देना बेहद पुण्यकारी होता है। ऐसे में माँ भगवती दुर्गा को समर्पित इन 9 दिनों में भक्तगण किसी भी दिन माँ का आह्वान करते हुए कन्या पूजन कर उन्हें सुरुचिपूर्ण भोजन करवाते हैं और दान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे माँ दुर्गा की कृपा साधकों पर होती है और माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो जहां आपने सुना कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि आज रामनवमी का ये त्यौहार है, जिस दिन कन्या खिलाने का भी अपना एक रिवाज है, अपना एक रस्म जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आज के दिन ही 9 दिन के जो उपवास रखते हैं लोग, वो कन्या खिला करके अपने इस उपवास को तोड़ते हैं। हालांकि 9 देवी दुर्गा के 9 दिनों में अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, जिससे कहीं ना कहीं ये जो रामनवमी का पर्व है वो इसलिए खास है क्योंकि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। और इसी के बीच में कई जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। 9 दिनों में माँ की जो मंदिर है उसमें अलग ही छटा, अलग ही दृश्य देखने को मिलती है, जब पूरा मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या से भरा होता है। भले ही घंटों इंतजार करना पड़े माँ के दर्शन को, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आती। चिलचिलाती धूप में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु एक माँ के बस एक झलक का वेट करते हुए नजर आते हैं। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।